मातरम। वंदे मातरम। कक्षा 8 ध्वनि चैप्टर के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो ये इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते ही आपको हमारे जो नए वीडियो आएंगे वो मिल जाएंगे। तो यदि आपने हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो बच्चों मिलेगा। चलो अब हम पढ़ते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो इसको देखते हैं कि जब आप कुछ दूरी, जैसे हम कुछ दूरी पर खड़े हों तो अपने दोस्त को पुकारें तो हमारा जो दोस्त है उसकी आवाज़ हम सुन पाएंगे, और उसके पास तक ये जो हमारी आवाज़ है यानी ध्वनि है वो कैसे पहुंचती है ना। इसी को समझने के लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। कोई धातु और कांच का एक गिलास लेना है हमें, और हमें ये निश्चित करना है कि ये सूखा है, और इसमें एक सेल फोन रखना है। और यदि रखना है मतलब याद रखिए कि ये सेल फोन पानी में ना रखा जाए, मतलब बेटा गीला ना हो, है ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और हमें अपने किसी मित्र को इस सेल फ़ोन पर किसी दूसरे सेल फ़ोन से टेलीफोन करने के लिए हमें कहना है कि बेटा आप करिए, और घंटी की ध्वनि फिर हमें ध्यान से सुनना है। अब गिलास के किनारे को अपने हाथों से सटा कर पकड़ लेना है हमें। फिर हमें अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर उसे सटा लेना है, जैसा देखो ये सटाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमें इससे ये जो विधि है, ये जो क्रियाकलाप है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ध्वनि को संचरित करने के लिए हमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है कि अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए कहना है। फिर गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को हमें सुनना है। क्या हम गिलास में से जो वायु है वो बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि जो है हमें धीमी सुनाई देती है क्या? ये हमें देखना है कि क्या गिलास में से हवा जो है बाहर खींचने पर जो घंटी है उसकी ध्वनि या आवाज़ क्या हमें धीमी सुनाई देती है। तो बच्चों गिलास को अपने मुंह से फिर हटा लीजिए। फिर क्या आप ये ध्वनि फिर से सुन पाएंगे कि ये तेज है, प्रबल है। ठीक है, तो ये जो है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा किस लिए हुआ? क्या ये संभव है कि गिलास में जो हवा है, वायु है, उसकी जो मात्रा है वो कम हुई, इस वजह से घंटी की प्रबलता कम हुई? बच्चों सही मायने में अगर देखा जाए तो यदि हम गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह हमें सुनाई देना बंद हो जाती। यही वजह है कि ध्वनि को संचरित यानी फैलने के लिए, एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए बच्चों। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह हम निकाल देते हैं या निकल जाती है तो कह सकते हैं कि बर्तन में निर्वात है। ठीक है, तो बच्चों ध्वनि अर्थात ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं होती। निर्वात यानी कि खुला सा स्थान जहाँ पर कोई माध्यम ना हो। तो प्रश्न है कि क्या ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है, मतलब ध्वनि पानी में भी चलती है क्या? तो इसके लिए आप क्रियाकलाप देखिए। एक बाल्टी अथवा एक टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भर दीजिए और हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ठीक, और वहाँ पे उसको बजाइए। इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी जो है बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। फिर अपने कानों को जल की सतह पर लगाइए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसको करते समय सतर्क रहना है कि आपके कान में पानी जो है ना जाए। तो आप घंटी की ध्वनि को सुन पाएंगे, यानी आप जब घंटी बजाएंगे पानी में डालते हुए तो क्या आप इस घंटी को सुन पा रहे हैं? ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और इसे ये आपको पता चलेगा कि ध्वनि संचरण का द्रवों में भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जब आप रखेंगे तो आपको हल्की ये सुनाई देगी। तो इससे पता चलेगा कि ध्वनि का संचरण जो लिक्विड है, द्रव है, उसमें भी होता है बच्चों।
तो बूझो कहती कि आहा, व्हेल और डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान कर पाते हैं। मतलब जो डॉल्फिन मछली है वो इसी प्रकार के संदेशों, जो आवाज़ें हैं वो इस तरह, वो लोग भी इसी तरह, यानी जल में भी वो हमारी आवाज़ों को, हमारी जो तरंगे हैं उनको सुनते हैं। अच्छा, अब हमें पता करना है कि क्या ध्वनि ठोसों में भी चल सकती है, मतलब गमन करती है। ठीक है, तो इसके लिए एक धातु का एक मीटर स्केल लेना है या धातु की एक लंबी छड़ लेनी है और इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखना है। फिर हमें अपने किसी फ्रेंड से कहना है कि स्केल के दूसरे सिरे को खरोचो या खटखटाओ। तो जैसा इस चित्र में दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जब वो खरोचेगा, क्या आप ध्वनि को सुन पाते हैं? तो आप भी इसका अनुभव कीजिए। अपने खड़े पास के मित्र से पूछिए कि क्या वो इसको सुन पा रहा है, ध्वनि को। ठीक है, तो आप अपने जब कान से लकड़ी या धातु की लंबी मेज एक सिरे पर रखकर देखेंगे, तो आप अपने मित्र को दूसरे सिरे से खरोचने को कहेंगे तो भी आपको ये ध्वनि सुनाई देगी। यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि लकड़ी या धातु में भी चल सकती है बच्चों। यानी ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, है ना, इनमें भी होता है। ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा ये दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए, जैसे कि आपने बनाया था। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है ना? ये देखिए, तब आपने सीखा था कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है और ये किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित होती है। किसी भी माध्यम में किसी भी दिशा में संचरित हो सकती है या सभी दिशाओं में जा सकती है। जो ध्वनि है उसका माध्यम गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है बच्चों, और इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक है, और हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो इसके लिए जैसे कान के बाहरी भाग की आकृति हमारी जो होती है वो कीप के जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है हमारे कानों में, तो ये एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है जिसे इंडर ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कर्णपटह कहते हैं बच्चों। यानी हमारे कानों में जब ध्वनि प्रवेश करती है तो ये कर्णपटह पर जाती है। ये एक महत्वपूर्ण काम करती है जिससे हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं। बच्चों, ये जानने के लिए कि कर्णपटह क्या काम करता है, इसके लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं, है ना। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काट लीजिए और डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे तान दीजिए और इसे रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। अब तना हुआ रबड़ का ऊपर सूखा या अन्य यानी अनाज या थर्माकोल के 4-5 दाने रखिए। अब अपने फ्रेंड से कहिए कि डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोले। अब देखिए कि अन्य के दानों का क्या होगा, और अन्य के दाने ऊपर और नीचे भी उछलने लगे। मतलब जैसे ही आप बोलेंगे तो ये ऊपर नीचे उछलने लगेंगे। तो इसी तरह से कर्णपटह के पर जो हमारी आवाज़ है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो कर्णपटह एक तनित रबड़ की सीट के समान ही होती है और ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपन कर देते हैं, और कर्णपटह कंपनों का आंतरकर्ण यानी इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से वो संकेतों को हमारे मस्तिष्क में भेजता है। यानी हम ध्वनि को इस प्रकार से सुन पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ण का, कान की जो है आंतरिक संरचना और बाहरी कर्णपटह, आंतरकर्ण। बूझो कहती है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु बच्चों नहीं डालनी चाहिए। इससे हमारे कर्णपटह को क्षति, नुकसान पहुंचती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। ठीक है, तो अब है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति क्या है ना। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, और इसी गति को दोलन गति भी कहते हैं बच्चों। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में दोलन गति और इस आवर्तकाल के बारे में पढ़ा था। अब प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बच्चों जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, जिसे संकेत में HZ
भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक HZ जो होता है आवृत्ति का 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करे तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, है ना। तो इसके लिए आपको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। अब ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनि को पहचान, मतलब बिना देखे आप ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे किसी कुत्ते की आवाज़ है, किसी गाड़ी की आवाज़ है, किसी बाइक की आवाज़ है ना, मोटरसाइकिल की आवाज़ है, या किसी आदमी की आवाज़ है जिससे आप परिचित हैं, तो आप उसको बिना देखे उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं, मतलब ध्वनि को अलग अलग स्वरूप देने का कार्य कौन करता है? तो इसके लिए बच्चों जवाबदार है आयाम और आवृत्ति। ये दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिससे ध्वनि बदलती है। क्या हम ध्वनियों में इनके आयाम और आवृत्तियों के आधार पर बच्चों अंतर कर पाते हैं? ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे जो है प्रबलता और तारत्व होता है। तो प्रबलता और तारत्व को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं कि एक धातु का गिलास या चम्मच लेना है, चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराना है और जो उत्पन्न हुई ध्वनि है उसको सुनना है। अब गिलास पर चम्मच से जोर से प्रहार मारना, मतलब पहले धीरे से फिर जोर से मारना है और फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनना है। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? तो आप देखेंगे जब हम धीरे से करते हैं तो धीमी आवाज़ आती है और जोर से उस पर प्रहार करते हैं तो तेज आवाज़ आती है। अब गिलास को छूते हुए थर्माकोल की छोटी सी गेंद टकरा दें तो गिलास कंपित कर होती है और गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप होती है बच्चों। जो ध्वनि की प्रबलता है वो भी इसके आयाम पर डिपेंड करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है बच्चों तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है और जब आयाम कम होता है तो उसकी जो ध्वनि है वो भी मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे और बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। दोनों कंडीशन में गिलास के कंपनों के आयाम की आप तुलना कीजिए और किस स्थिति में आयाम अधिक होगा ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम डबल हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता जो होती है ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल यानी डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्रोत है और ध्वनि की प्रबलता को दिखाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य श्वास लेता है तो उसकी जो ध्वनि की प्रबलता है वो 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट करता है तो 30 डेसिबल होती है। जब कोई नॉर्मल बातचीत यानी वार्तालाप करता है सामान्य बातचीत तो 60 डेसिबल होती है। जब व्यस्त यातायात होता है ट्रैफिक होती है बहुत तो उसमें 70 डेसिबल के बराबर होती है। किसी फैक्ट्री में जब काम होता है तो उसमें 80 डेसिबल होती है। बच्चों 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर के लिए कष्टदायी है, यानी 80 डेसिबल से अधिक हुई तो ये शोर होती है ना। तो और ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर डिपेंड करती है। जबकि कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा ध्वनि बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, जबकि आयाम छोटा होता है तो ध्वनि बहुत मंद होती है। ठीक है, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से करिए, मतलब एक छोटा बच्चा आवाज़ करे और एक बड़ा व्यक्ति भी आवाज़ करे तो आप देखेंगे कि बड़ा व्यक्ति की जो आवाज़ है वो प्रबल है, छोटे बच्चे की ध्वनि की प्रबलता कम है ना। चाहे तो दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों या फिर भी उनमें कुछ भिन्नता भी हो सकती है। मतलब हम देख सकते हैं कि कुछ भिन्नता भी हो सकती है या समानता भी हो सकती है। तो ये जो कह रहा है कि मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से अलग है, और क्यों अलग है ना। तो इसीलिए है कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। जो आवृत्ति है जो किसी भी ध्वनि की जो प्रबलता है या तारत्व है, क्षीणता है, उसको प्रभावित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं बच्चों की ध्वनि बहुत तेज है, तीखी है, और कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व बहुत कम है। देखिए ध्वनि बजाता हुआ बालक है, ये सीटी बजाता हुआ बालक है। तो आवृत्ति की ध्वनि की तारित्वता आवृत्ति जो है किसी ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है कि वो किस उस प्रकार का है।